आज की जय। हाय, दिस इज़ दर्शन दवे और आज वो दिन है जब मुझे, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था डीडी सेज के एपिसोड 18 में, कि मैं आपको दिल तो है दीवाना की मेकिंग के बारे में बताऊंगा, बिहाइंड द सीन्स के बारे में बताऊंगा। तो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। जिन लोगों ने एपिसोड 18 ना देखा हो डीडी सेज का, पहले वो देख लीजिएगा, वरना ये एपिसोड समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो पिछली बार मैंने आपसे बताया था कि बचपन में एक रिकॉर्डिंग ख़राब हो गई थी और उसका ऐसा सदमा लगा कि एक मेंटल ब्लॉक, एक फोबिया डेवलप कर लिया मैंने सालों तक। गाना छोड़ दिया था बिल्कुल, और कितना मेंटल और साइकोलॉजिकल स्ट्रगल करना पड़ा मुझे उससे निकलने के लिए। मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ कि किस तरह से हमने शूटिंग शुरू कर दी थी और हम लोग कहाँ कहाँ गए और फिर कैसे शिल्पा रोपिन हुई प्रोजेक्ट में, इसलिए मैं वो सब नहीं डिस्कस करूँगा। वो सब मैं पिछली बार बता चुका हूँ। 2 एपिसोड में एक सी बात करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए आप लोग पिछला वाला एपिसोड ज़रूर देख लीजिएगा, डीडी सेज का एपिसोड 18। मैं यहाँ कहीं लिंक दे दूँगा या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उस एपिसोड का लिंक, तो आप पहले वो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, वरना आपको मज़ा नहीं आएगा एपिसोड देखने में। मैंने पॉइंटर्स तो लिख लिए थे कि हम इस एपिसोड में किन किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन मुझे अभी अभी ये शूट करते वक्त एक आइडिया आया है कि ऐसा करते हैं, गाना चलाते हैं। इसलिए क्योंकि वो गाने का एक एक शॉट ऐसा है कि उसके बनने की एक कहानी है। 21 लोकेशंस पे शूट किया था हमने गाना, और शॉट्स हैं 2-2, 3-3 सेकंड के, तो बहुत कुछ है उन शॉट्स में बताने के लिए। तो मुझे लगता है वो ज़्यादा मज़ेदार होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं खुद भी तो एंजॉय करूँ इसकी मेकिंग। मतलब आप लोग तो करेंगे इसे सुनना, लेकिन अगर मैं सिर्फ ये दास्तानें लेके बैठ गया ना एक के बाद एक, तो मैं एंजॉय नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए ऐसा करते हैं कि अपन लोग गाना देखते हैं साथ में, और जो जो मुझे याद आता जाएगा उसकी मेकिंग का मैं आपको बताता जाऊँगा। लेट्स स्टार्ट नाउ। अब ये जो मेरे हेडफोन्स लगाने का शॉट है, ये सिंबॉलिक था मेरे लिए शॉट उस वक्त भी, मेरे लिए इमोशनल था ये शॉट बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये दिन देखने के लिए मैंने 15 साल से भी ज़्यादा वेट किया है कि मैं वापस किसी माइक के सामने हूँ और हेडफोन्स लगा सकूँ। अब ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं, ये हमारे ही शहर जयपुर की एक लोकेशन है, एक पहाड़ की लोकेशन है। इससे जुड़ी एक बात मैं आपको ये बताऊं कि बरसों से ये सपना था, क्योंकि होता क्या था कि मुंबई में जब शूट करते थे तो अकेले ही आते थे, घर लौटते थे शूटिंग के बाद, कभी पेरेंट्स दिखते नहीं थे घर में, कभी उनके साथ डिनर करने को नहीं मिलता था। तो बस शूटिंग का आनंद ज़रूर लेते थे, लेकिन फैमिली लाइफ का आनंद नहीं ले पाते थे। इसलिए बहुत ख्वाब था मेरा ऐसा कि एक दिन ऐसा हो कि मैं मेरे ही शहर में शूट कर पाऊँ। बेस्ट लोकेशंस जिनके लिए बचपन से मेरा दिल धड़कता था, जिन्हें देख के ही मुझे ये लगता था कि यार काश मैं इन पहाड़ों पे कभी शूट कर पाऊँ या इस लोकेशन में कभी शूट कर पाऊँ। तो वो सपना था कि वो शूट तो करूँ, लेकिन फिर घर जाके खाना खाऊँ। तो वो लड़के जो बाहर के शहरों के होते हैं मेरी तरह, वो सारी ज़िंदगी मुंबई में शूट तो कर पाते हैं, लेकिन कभी भी वो आनंद नहीं ले पाते कि वो दोनों ज़िंदगियों का मज़ा ले पाएँ। तो ये लोकेशन भी मेरे लिए बहुत इमोशनल इसलिए है कि मैं अल्टीमेटली उन्हीं लोकेशंस पे शूट कर पाया। और जो ये बड़ा स्टाइलिश सा चल रहा हूँ मैं, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है यहीं एक पहाड़ पे, तो मैं उसमें चल रहा हूँ और मुझे पता था कि ये हमारे वीडियो का पहला शॉट होने वाला है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास कोई भी ऐसा गियर नहीं था, ना कोई स्टेडी कैम था, ना गिम्बल था जिससे कि स्टेबल शॉट आए। तो यकीन मानिए हमने इतना प्रयत्न किया कि किसी तरह से स्टेबल आ जाए। मेरे वॉक के साथ हिलता बहुत था कैमरा। तो मेरा एक असिस्टेंट था उस वक्त और हमारा फैमिली फ्रेंड भी है वो, स्वप्निल। तो ये उसका लिया हुआ शॉट है, और ये पता नहीं कैसे तुक्के में आ गया, क्योंकि उसने भी और मैंने भी और बाकी लोगों ने भी 100 ऐसे शॉट्स लिए होंगे, कुछ स्टेबल नहीं आया। ये पहला शॉट ही स्टेबल आया, और पता नहीं कैसे आया, हम में से आज कोई भी नहीं जानता। हमने कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था कि उस स्टैंड को खोल के पूरा, और 2 जो उसके लेग्स थे वो ऐसे कंधे पे रख के देन ही वॉक्ड, और फॉर्चुनेटली वो स्टेबल आ गया शॉट। ये मुंबई का शॉट है, एक बोट पड़ी हुई थी, और इसकी भी बड़ी मज़ेदार सी कहानी है कि जैसा मैंने आपसे कहा था कि मेरी मित्र हैं बबीता जॉन, उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया था ये गाना शूट करने के लिए। तो ये शॉट जो अल्टीमेटली मैंने यूज़ किया, ये हमारा ट्रायल शॉट है। पहली बार हम लोग सिर्फ लोकेशन देखने गए थे, और मैंने बबीता से ये कहा था कि बस ऐसे ही फ़ोन पे ले लो ये शॉट्स, और मैं ऐसे ही वॉक करूँगा और सनसेट की तरफ चला जाऊँगा, फिर देखेंगे हम लोग कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है घर जाके। तो जब देखा तो ये शॉट इतना अच्छा आया कि फिर हमने इसको कई बार रिक्रिएट करने की कोशिश की शूटिंग के वक्त पे, ये कभी नहीं हुआ। तो नतीजा ये आईफोन से लिया हुआ शॉट है, और ये यूज़ किया फिर हमने गाने में। ये फूल जो देख रहे हैं आप, ये किसी ने पकड़ रखा है हाथ में,
क्योंकि बीच के ऊपर ऐसा फूल होता नहीं है। दिस वॉज अ रिस्की शॉट, क्योंकि ये जयपुर में एक जगह है गढ़ गणेश, हम लोग वहाँ गए थे। तो ये उसकी वॉल है, एज है, और इसके नीचे खाई है। आई स्टिल रिमेंबर दिस वॉज द रिस्कीएस्ट शॉट इन दिस सॉन्ग, और इस पर बहुत बैलेंस्ड होके खड़ा होना पड़ा था। अब ये जो आप देख रहे हैं ये इसलिए मेमोरेबल है कि जो हमारे कैमरामैन मैंने लिए थे बलजीत, वो जयपुर के ही हैं, और इस पूरे गाने में उनको आइडिया नहीं था कि मुझे सिर्फ चलना है। तो मैं जब चल रहा था तो जब पहुंचे शूटिंग करने तो मैंने उनसे बोला कि आपको उल्टा चलना है, एंड ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। बहुत रिलैक्स्ड चप्पल वप्पल पहन के आराम से अपने 3/4 में आ गए, और उनको लगा कि तो सब मतलब ये तो पूरा दिन चलना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, पूरा दिन नहीं चलना पड़ेगा, जितने दिन शूटिंग चलेगी उतने दिन आपको उल्टा चलना पड़ेगा। तो he had to prepare himself for that। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्हें बड़ा शॉक लगा था ये सुन के कि पूरे गाने में मुझे उल्टा ही चलना है। अब आप ये शॉट देख रहे हैं मेरा, ये शर्ट्स के कलर्स चेंज हो रहे हैं। ये शॉट हमने मुंबई में बीच पर शूट किया था। मैंने एक ट्रैवलर की कहानी चुनी थी सिर्फ इसलिए कि मुझे विजुअली बहुत कुछ शूट करने को मिले, है ना। डायरेक्टर का भी कीड़ा था, मैंने मतलब इनफैक्ट मैंने तो मुंबई जाने के बाद डायरेक्शन का कोर्स पहले किया था और असिस्टेंट डायरेक्टर रहा बहुत सालों। तो बहुत इच्छा थी कि जब मैं मेरा गाना बनाऊं तो वो ग्रैंड होना चाहिए, उसमें बहुत लोकेशंस होने चाहिए। विदाउट इक्विपमेंट आप कैसे ग्रैंड बनाओ कोई चीज़, तो उसके जुगाड़ करने पड़ते हैं, तिकड़म भिड़ानी पड़ती है। ये वाला जो शॉट है इसमें आप देख रहे हैं कि चारों तरफ मेरे कैमरा घूम रहा है, बहुत ही हाई स्पीड कैमरा घूम रहा है। तो एक गाड़ी में हम लोगों ने कैमरा रखा और वो बराबर मेरे चारों तरफ इस सर्कल में घूमे चली जा रही है, और फिर उसको हम लोगों ने रैम किया है। रेडी? हाँ चलो, बूम बूम। और तू चाहे तो थोड़ा टिल्ट निकाल लेना यार, तुम लोगों को ऐसे ऐसे करने में इतनी दिक्कत आ रही है। क्या? इसको थोड़ा यूं ले जाओ ना, ये फोकस है ना। हाँ वो फोकस है। गाड़ी का शीशा तो नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। स्पीड अप, ठीक है, डिस्टेंस बराबर नहीं है, गोला बराबर नहीं है। अब एक बड़ी मज़ेदार सी बात बताता हूँ आपको कि आप जो डांस भी मेरा देख रहे हैं इसमें भी एक बहुत फ़नी चीज़ ये है कि इसमें से आधे से ज़्यादा पोर्शन बिना म्यूज़िक के शूट हुआ है। मतलब गाना नहीं चलाया हम लोगों ने जिस वक्त मैं डांस कर रहा हूँ। तो मैं जानता हूँ जितने भी मेरे डायरेक्टर दोस्त हैं, एडिटर दोस्त हैं, उनको बड़ा मज़ा आएगा ये सुन के कि ये गाना जो है उसमें से बहुत ज़्यादा पोर्शन बिना म्यूज़िक के शूट हुआ है, क्योंकि हमारे पास ऑडियो डिपार्टमेंट नहीं था। तो लोग नहीं थे जो सारे टाइम क्यू करते रहते ऑडियो, और लैपटॉप्स ले जाते या कोई और मेथड से हम लोग ऑडियो देते। पहाड़ों में आप जाते हो तो जाहिर सी बात है कि सुनने में आप चाहते भी नहीं हो कि अट्रैक्ट करो सब लोगों को कि कहीं कोई आवाज़ आ रही है और गूंजती हैं आवाज़ें। तो मैं नहीं चाहता था कि वहाँ शोर शराबा किया जाए, क्योंकि मैंने ही कंपोज़ किया था, अरेंज किया था। मुझे टेम्पो रटा हुआ था, वर्ड्स भी याद थे। तो इसलिए मेरे कैमरामैन को बेचारे को पता नहीं चलता था कि मैं कब तो शुरू कर रहा हूँ और कब मैंने ख़त्म कर दिया शॉट। तो कई बार वो मुझसे पूछते थे, सर हो गया क्या शॉट? तो मैं कहता था 3 बार हो गया, क्योंकि मैं मनी में गा लेता था और खुद का ही कोई क्यू होता था। जैसे बस एक टर्न है तो मुझे मालूम होता था ये लाइन का पहला वर्ड मेरे टर्न पे शुरू होगा, तो खुद ही टर्न हो जाता था, चलता था थोड़ी देर के लिए, फिर रुक जाता था, फिर दोबारा कहता था यहाँ से फिर करते हैं, फिर मैं खुद ही टर्न हो जाता था, फिर चलता था, रुकता था। वापस ले रहा हूँ। Yes. Yeah. रेडी? जैसे टर्न हो चलना शुरू कर। तो ना तो उनको ये पता था मैं कौन सी लाइन गा रहा हूँ, ना उनको ये पता था ये गाने का कौन सा पोर्शन शूट हो रहा है। तो क्योंकि एडिट मुझे ही करना था, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ यूनिट में मुझे पता होता था कि कहाँ से कहाँ तक गाना शूट हो गया। तो इसलिए ये जो आप डांस देख रहे हैं ये भी बिना म्यूज़िक के शूट हुआ है। ये जो एक छोटा सा शॉट है, बड़ा खूबसूरत शॉट था, आप देख रहे हैं 1 सेकंड का शॉट है केवल। ये उस पहले दिन की शूटिंग है जब हम लोग सड़क पे चलते चलते शूट कर रहे थे। तो एक छोटी सी जगह दिखी जहाँ एक ब्रिज था और वहीं सब रुक गए और ये शॉट यूज़ हुआ। ये यूजुअली होता है, जैसे ट्रैवलर का हम लोग एक कहानी शूट कर रहे हैं तो
बहुत कुछ शूट करने के बाद आप एडिटिंग पर डिसाइड करते हो कि क्या रखना है और क्या नहीं रखना है, और कई बार लिटरली जिसमें आपको 3-3 घंटे लगे होते हैं शूट करने में, वो 1 सेकंड या 2 सेकंड का होता है। ये भी उनमें से एक शॉट है। एक खुशी की बात यह है कि जो मेरे एडिटर मित्र हैं उन्होंने मुझे ये गाना देख के फ़ोन किया था। कुछ दोस्तों ने भी, जो डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने भी फ़ोन करके मुझे कहा कि तेरे इस गाने में हमें सबसे अच्छी एडिटिंग लगी। लेकिन बड़ी खुशी होती है जब आपने एडिटिंग भी की होती है और उसमें सबसे ज़्यादा वक्त लगाया होता है, तो अच्छा लगता है जब कोई दोस्त वो भी ऑब्ज़र्व कर ले और आपको कॉम्प्लीमेंट करे कि एक ही वर्ड में या एक ही लाइन में 3 बार तेरी ड्रेसेस चेंज हो गई, मैंने ऑब्ज़र्व किया। तो अच्छा लगा कि लोग ये ऑब्ज़र्व कर पाए कि एडिट में आपने ये सब कुछ किया है। सो आई स्पेशली लव दिस मोमेंट, जहाँ पे बार बार हर बीट पे ड्रेसेस चेंज होती हैं लेकिन एक्शन वही रहता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉट है ये तो। मतलब कई बार ये भी हुआ है इस गाने में कि मैंने मेरे दोस्तों से कहा है कि वो वाला शॉट देखा तूने, और बहुत बार लोगों ने ये भी कहा है कि नहीं मैं दोबारा देखूंगा, क्योंकि हर शॉट एक सेकंड का है। तो शायद मेरे अरमान फूट के बाहर निकले इस गाने में एक शूट करने के, या एज अ डायरेक्टर कितना डाल दूँ मैं, एज एन एडिटर कितना डाल दूँ, शायद ये एक सोच रही होगी। एक्चुअली क्या है कि इस गाने में इतना ज़्यादा कंटेंट है, महीनों शूट हुआ है गाना, मतलब 4-5 महीने शूटिंग हुई है, सीजन्स बदल गए थे इस गाने में। जब हम बार बार एक लोकेशन पे जाया करते थे, कई बार तो लोकेशन की शक्ल चेंज हो गई होती थी। मतलब जहाँ बहुत सी घास होती थी वो सडनली बिल्कुल बिना घास का पड़ा हुआ होता था, सूखा। फिर लगता था यार ये क्या हो गया। तो इसलिए गाना एनग्रॉसिंग तो बहुत हो गया, लेकिन शायद मैं इसलिए आज मेकिंग बना रहा हूँ तो लोगों को मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि इस तरह आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब ये जो हाथी पे आप मुझे बैठे हुए देख रहे हैं, ये 1 सेकंड का शॉट है, लेकिन जब हम हाथी के पास पहुँचे तो मैं इतना करीब किसी हाथी के कभी गया नहीं था, और मुझे उसके 2 मिनट बाद उसकी गर्दन पे बैठना था। मुझे पता था कि महावत ये कह चुका था कि सर मैं तो इसको वापस ले जा रहा हूँ। वो उनके गराजेस होते हैं बड़े बड़े गाड़ियों जैसे हवाई जहाज़ों के गराज होते हैं ना, ऐसे हाथियों को बांधने के भी गराजेस होते हैं बड़े बड़े आमेर में। तो उसने कहा सर ये तो मैं तो उसको वहाँ छोड़ने जा रहा हूँ, तो इसलिए आपके पास यही रास्ता है, बस यहाँ से यहाँ तक का, इसके बीच में आपको शॉट लेना है तो आप ले लो। तो उसने पैसे लिए और हमने अलाउ कर दिया कि आप ये कर लीजिए। तो मैंने कहा इसमें बैठना कैसे है हाथी पे? तो उसने मुझे कहा कि कुछ नहीं करना है, बस ये सूंड ऐसे कर देगा, उस पर पैर रखना, उसके बाद उसके सर पे पैर रख के उसकी गर्दन में बैठ जाना, सिंपल। मुझे लगा भाई तू मरने का तरीका बता रहा है मुझे, बेमौत के हाथी पे बैठते ऐसे 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 बैठते हो क्या यार तुम? कोई ढंग का तरीका तो ढूंढ लो। लेकिन फिर 2 मिनट बाद मैं सच में हाथी पे बैठा हुआ था और वो शॉट हमने किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो शॉट लेना ही था, हम प्लान कर चुके थे। सो दैट वाज रिस्की, तो शायद नहीं कह सकता उसको, लेकिन हाँ मुझे याद रहेगा हमेशा। ये बारिश जो आप देख रहे हैं जिसमें मैं दौड़ रहा हूँ नकली है। एक बात और बताता हूँ कि क्योंकि मानसून का मौसम था, तो इसलिए एक जो बहुत बड़ी चीज़ जो फॉर्चुनेटली गाना एडिट होने के बाद नहीं पता चली, वो ये कि इन 3 महीनों में जब हमने गाना शूट किया कभी भी सनलाइट नहीं थी, ना मुंबई में ना जयपुर में। और फिल्म मेकर्स के लिए ये बहुत बुरी सिचुएशन होती है जब आपको कभी भी पर्सपेक्टिव नहीं मिलता शॉट्स का, लाइटिंग बहुत अच्छी नहीं मिलती, कभी गोल्डन लाइट नहीं मिलती, सनसेट्स का आप आनंद नहीं ले सकते, सनराइज़ का आप आनंद नहीं ले सकते। तो बहुत ही रेयरली कभी ऐसा होता था कि हमें कभी सनसेट दिख जाए या सनराइज़ दिख जाए। अदरवाइज़ 3 महीने में जो मेजर चंक शूट हुआ इस गाने का, उसमें कभी भी सूरज नहीं था। लेकिन मैंने जैसा आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि मैं डिसाइड कर चुका था चाहे कुछ भी हो जाए ये गाना मुझे इन्हीं 3 महीनों में शूट करना है। वी डिड इट। और फिर बाद में कुछ चीज़ें की हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ओके, ये आसमान नकली है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सारे टाइम सफ़ेद था आसमान, क्लाउड्स भी सफ़ेद थे, तो कभी स्काई फील नहीं होता था मुझे मेरे शॉट्स में। तो इसलिए फिर मुझे अल्टीमेटली मास्किंग करके और स्पेशल इफेक्ट से ये आसमान क्रिएट करना पड़ा और थोड़ा ब्लू करना पड़ा उसको। ये भी बहुत कमाल शॉट है। ये जो आप बाइकर्स क्लब देख रहे हैं, हम लोग तो बस बैठे हुए थे और कुछ और शूट कर रहे थे, और अचानक मुझे दिखा कि पहाड़ पे नीचे से ये बाइकर्स का क्लब ऐसे से गोल घूमता घूमता ऊपर आ रहा है। तो उस वक्त जो मेरे असिस्टेंट गए थे मेरे साथ, मैंने उनको सिर्फ इतना बोला कि ये मिस नहीं होना चाहिए, तो इतना सा करते हैं, मोन्टाज में यूज़ कर लेंगे कहीं भी, लेकिन मैं चलता हूँ और ये मेरे पास से ऐसे ऐसे गुजरेंगे। फॉर्चुनेटली शॉट ओके हो गया। ये शॉट भी बहुत फनी है। ये जो कपड़ा ऊपर से गिरा रहे थे और मेरे सर पे गिरना था, मतलब कम से कम भी नहीं तो 30-40 टेक लिए होंगे इसके, क्योंकि ये कभी भी मेरे ऊपर गिरा नहीं।
सब लोगों ने अपना अपना निशाना ट्राई कर लिया था, फिर एक जगह जाके कहीं वो मेरे कुछ करीब आया और फिर उसके बाद उसको कट करके पास से फिर कुछ फेंक फाँक के हम लोगों ने उसको मैनेज किया। सो इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट शॉट टू टेक। ये जो उल्लू देख रहे हैं ये असली है। जिस हवेली में हम लोग शूट कर रहे थे उसकी ये कहानी है कि हमने जब हवेली फाइनल कर ली, जब शिल्पा आ गई थी जयपुर और हम लोग शूटिंग करने गए, तो पहले दिन शूट यहाँ होनी थी। ये हवेली पिछली बारिशों में गिर चुकी थी, तो जिनकी हवेली थी उन लोगों ने हमें बहुत हिदायत दे दी थी कि ध्यान रखिएगा, रिस्की है हवेली में शूट करना बहुत ज़्यादा। लिटरली पिलर्स गिर चुके थे, उसकी छत गिर चुकी थी, आधी सीढ़ियाँ नहीं थी, सीढ़ियाँ भी गिर चुकी थी। तो हमें अगर फर्स्ट फ्लोर पे जाना होता था तो हमें उन्हीं स्लैब्स पे जो गिर चुकी थी पैर रखते रखते ऊपर जाना पड़ता था, और चमगादड़ लटके हुए थे पूरी सीढ़ियों में। तो इसलिए जब शूटिंग करने को फर्स्ट फ्लोर पे जाना पड़ा मुझे, शिल्पा को, तो हमने डिसाइड किया कि सिर्फ हम 4 जने जाएंगे और पूरी यूनिट को हम नीचे छोड़ के गए, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं ये पूरा स्ट्रक्चर ना गिर जाए। तो इसलिए इसमें सच में उल्लू बैठे हुए थे पेड़ों के ऊपर। अचानक मुझे एक उल्लू दिखा तो मैंने कहा कि यार कोशिश करें क्या कि मेरे साथ ही वो कहीं आ जाए फ्रेम के अंदर। बहुत जूम करना पड़ता उसके लिए, मैं somehow managed to take it। चलिए, अब जितने भी शिल्पा के फैंस हैं उनके लिए ऐतिहासिक शॉट है। जब शिल्पा की एंट्री होनी थी और जब मैंने विचार किया था कि किस तरह शिल्पा की एंट्री होगी, तो आई वॉज वेरी वेरी श्योर कि वो इस तरह से चिलम-पीरी होगी और मैं उस तरफ मुंह करके खड़ा होगा उसकी तरफ, और वो मेरे चेहरे के पीछे से इस तरह निकलेगी। फॉर्चुनेटली ये शॉट एग्जैक्टली वैसे हुआ है जैसे मैंने विजुलाइज़ किया था, तो अमेजिंग है। अब इसकी कहानी ये है कि जो चिलम-पीरी है शिल्पा, इसमें से धुआं नहीं निकल रहा था, क्योंकि इसमें हम लोग एक सिगरेट घुसा लिया करते थे और उससे इतना धुआं निकलता नहीं था। यहाँ तक कि ये जो इसने धुआं बाहर निकाला है मुंह से, वो धुआं भी इतना नहीं था कि वो रजिस्टर हो। तो ये जितना धुआं आप देख रहे हैं ये मैंने बाद में इफेक्ट से क्रिएट किया है, क्योंकि जो शॉट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया था उसमें तो धुआं था ही नहीं। काबिल तारीफ़ प्रयास था शिल्पा का, क्योंकि उसने कुछ 21-22 सिगरेट्स पी थी इस शॉट के लिए, तो हैट्स ऑफ टू हर। ये एक कोई बहुत ऐतिहासिक शॉट नहीं है, लेकिन ये शॉट जो सनराइज़ का शॉट है बेसिकली, ये आखिरी शॉट था शूट का। इसकी एक पिक्चर भी है मेरे पास अक्सा बीच पे, जहाँ मैंने ये शॉट लिया था। जयपुर में मुझे ये शॉट नसीब ही नहीं हुआ, क्योंकि जब मेरे पास करने को केवल एक शॉट रह गया था, मुझे इससे टाइम ट्रांजिशन दिखाना था, और वो दिखाने के लिए सूरज चाहिए था, और सूरज जयपुर में निकला ही नहीं। तो फिर मैं किसी काम से मुंबई गया हुआ था, और एक सुबह अचानक मैंने आँख खोली तो मुंबई में मुझे सूरज नज़र आया। तो मैंने तो आप देखा ना ताव, उठाया अपना कैमरा और सीधा अक्सा बीच पहुंच गया, और वहाँ पर मैंने ये आखिरी शॉट लिया था। और दैट डे आई कॉल्ड एवरीबडी एंड सेड कि आज शूटिंग फिनिश हो गई है। ये जो मेरे गिटार की लोकेशन थी, यहाँ पर भी ऑब्वियसली सूरज नहीं था, तो ये सनलाइट भी जो आप देख रहे हैं बाद में इफेक्ट्स में क्रिएट की गई है। इफेक्ट्स बहुत सटल तरीके से डालने पड़ते हैं ताकि वो अनरियल ना लगें, तो इसलिए धूप मैं आपको बता रहा हूँ तब आपको दिख रही है, अदरवाइज़ ये किसी को रजिस्टर भी नहीं होगी। लेकिन सिर्फ ये इसलिए कि वो 3 डिमेंशनल फील ही नहीं आती किसी लोकेशन की अगर आप इन चीज़ों का ध्यान ना रखो। तो इसलिए बहुत बहुत माइन्यूट क्वांटिटीज़ में आप ये चीज़ें डालते हो किसी प्रोजेक्ट के अंदर, ताकि मज़ा आए उस फ्रेम का। अब ये जो शॉट है जिसमें शिल्पा गिटार बजा रही हैं, इसका एक छोटा सा किस्सा है, और वो ये कि जब शिल्पा ने इच्छा जताई इस गाने में शरीक होने की, तो वो मुझे जयपुर में हाँ करके वापस मुंबई लौट गई। उन्होंने वहाँ जाके अपनी डेट्स मैनेज की, और फिर उन्होंने मुझे जयपुर आने की अपनी डेट बता दी। उन्होंने कहा कि वो अपने से बड़े 2 लगेज लेके आएंगी, क्योंकि वो अपने सारे कपड़े और सारी एक्सेसरीज भी ले आएंगी इन केस कहीं किसी लुक के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो। आई रियलाइज्ड शी वॉज वेरी सिंसियर, और बहुत ही पैशनेटली शरीक हो रही थी वो मेरे गाने में। और असलियत ये थी कि जिन रशेस को देखकर शिल्पा ने ये गाना करने की इच्छा जताई थी, उस गाने में उनका रोल सिर्फ 20 सेकंड का था। क्योंकि जहाँ शिल्पा मुझे दिखती हैं और वो चिलम का कश लेती हैं और ये लड़का अट्रैक्ट हो जाता है उस लड़की को देखकर, वहाँ पर गाना ख़त्म था। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा फंसी नहीं था कि मुझे किसको लेना है इस गाने में। लेकिन शिल्पा का पैशन देख के, सिंसेरिटी देख के मुझे कहीं गिल्ट होने लगी। मुझे लगा कि वो अपना स्टाफ भी लेके आ रही हैं साथ में, और इतनी मेहनत के बाद शिल्पा के भी फैंस हैं इतने, वो उन्हें सिर्फ 10-20 सेकंड के लिए देख पाएंगे, ये तो
नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो मैंने सिर्फ शिल्पा के लिए एक गिटार पीस कंपोज किया, एक नया अंतरा लिखा, एक नई सिचुएशन सोची, उस कहानी को वहाँ से आगे बढ़ाया और फिर उसे रिकॉर्ड किया। और वो गाना जो 4.5-5 मिनट में ख़त्म होने वाला था वो 7.5 मिनट का हो गया। लेकिन जब वो रिलीज़ हुआ तो जिस तरह शिल्पा के लुक को लेकर उनके फैंस इतने क्रेज़ी हुए, मेरे दिल को बहुत तसल्ली हुई कि जो मैंने सोचा, जो भी किया उस वक्त, इट वॉज वर्थ। तो अल्टीमेटली मुझे सब कुछ दोबारा करना पड़ा सिर्फ इसलिए कि शिल्पा ने इतना स्वीट जेस्चर दिखाया था। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग शॉट है। ये एक डैम है जो अब बंद हो गया है जयपुर के पास में। हम लोग वहाँ शूट कर रहे थे, उसके एज पे मैं खड़ा हुआ था और जब मैं रशेस देख रहा था तो ये वो जगह थी जहाँ पर ये दो लवर्स अलग हो गए हैं, बिछुड़ गए हैं। तो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ कुछ पेड़ मेरे भी बहुत पीछे थे और उन पेड़ों पे छोटे छोटे 2 पक्षी मुझे नज़र आए जो एक डाल पे बैठे हुए हैं और उनमें से एक उड़ जाता है। तो मुझे लगा ये बहुत सिंबॉलिक लगेगा इस गाने में, इस सिचुएशन पे डालना। हर मीडियम की अपनी विडंबना होती है, लिमिटेशंस होती हैं। अब जैसे ये शॉट है, जब मैंने लिया था और मैंने घर आके देखा था तो मैं बहुत खुश हुआ था क्योंकि ये फिल्म का शॉट है बेसिकली। अगर फिल्म के पर्दे पे आप देखेंगे तो आपको वो इंसान भी खड़ा हुआ दिखेगा इतने बड़े लोकेशन में। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हम सब लोग सब कुछ मोबाइल पे देखते हैं, तो इसलिए मुझे पता था कि ये शॉट रजिस्टर भी नहीं होगा, मैं दिखूंगा भी नहीं कहीं शॉट के अंदर। लेकिन इच्छा बहुत होती है हम सभी लोगों की जो म्यूज़िक कंपोज करते हैं या वीडियोस बनाते हैं कि काश हम वो सब कुछ भी कर सकें जो फिल्म मेकर्स करते हैं। लेकिन हमें इस बात का बार बार ध्यान रखना पड़ता है कि लोग मोबाइल पे देखेंगे, उन्हें दिखेगा ही नहीं। तो जैसे अब ये शॉट है, इसके अंदर मैं खड़ा हुआ हूँ कहीं, मुझे शायद आपको पॉइंटर से बताना पड़ेगा कि मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ। इसमें आपको ये छतरी दिख जाए मोबाइल फ़ोन पे तो बहुत है, मैं कहाँ खड़ा हूँ वो तो सवाल ही नहीं उठता। बस तो ये शॉट्स जो आप देख रहे हैं ये शिल्पा के दूसरे दिन की शूटिंग थी जयपुर में एक स्टूडियो में। और इसमें जो ये लास्ट फ्रेम है जो शायद सबसे खूबसूरत फ्रेम लगता है लोगों का, इसका पोस्टर भी बनाया हम लोगों ने कि तुम लोग बहुत अच्छे से देख रहे हो एक दूसरे की तरफ, बड़ा लविंगली देख रहे हो। तो उसके 1 मिनट पहले हम दोनों झगड़ रहे थे किसी बात पे। तो शायद प्रोफेशनल एक्टर्स होने का ये फ़ायदा होता है कि ऑन ऑफ मैकेनिज़्म होता है। लेकिन खैर इट वाज वंडरफुल वर्किंग विद शिल्पा। बहुत ही कोऑपरेटिव रही वो इस शूट में। और ये जो स्लाइड पे आप इतने सारे क्रेडिट्स देखते हैं मेरे, तो लोगों को शायद ये लगता है कि मुझे बहुत शौक़ है कि मैं इतने सारे क्रेडिट्स लिखूं अपने नाम के पीछे। लेकिन यकीन मानिए, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि हम सबकी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप एक्टर हो तो आप हमेशा मुंह तकते हो उन 10 लोगों का जिनके बिना आप कभी भी कोई वीडियो बना नहीं सकते। आप सिंगर हो तो फिर आप 10 लोगों का मुंह तकते हो जिनके बिना आप कभी भी एक गाना रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और मुझे इस बात से बहुत कमज़ोरी महसूस होती थी कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, फिर तो मैं वेट ही करता रहूँगा लोगों का, हमेशा उन्हें अरेंज ही करता रहूँगा, उनको जुगाड़ ही करता रहूँगा। तो इसलिए यकीन मानिए ये मेरा शौक़ बिल्कुल नहीं है और एक एक्टर को हो भी नहीं सकता। क्यों नहीं चाहेंगे आप कि आप शॉट देने के बाद जाके वैनिटी में सोएं आराम से? क्यों आप चाहेंगे कि उसके बाद आप रातें काली करें और आप उसके बाद घंटों घंटों, दिनों, वीक्स, कई बार महीनों कुर्सी पर बैठे रहें, एडिटिंग करते रहें? क्यों नहीं चाहूँगा मैं कि मैं सिर्फ एक एक्टर की तरह जाना जाऊँ। लेकिन एटलीस्ट ये प्रोजेक्ट्स बन जाते हैं अगर आपको दूसरी विधाएं भी आती हैं, दूसरे डिपार्टमेंट्स भी आते हैं। इसलिए ये जो क्रेडिट्स हैं, यकीन मानिए मेरा शौक़ नहीं है, ये मेरी मजबूरी है। ये मुझे करने पड़ते हैं कई बार, वरना मैं जयपुर में कहाँ जुटाता इतने सारे लोगों को, आप बताइए। तो इसलिए अल्टीमेटली ये गाना पूरा हो सका। और इससे रिलेटेड 1-2 बातें और बताता हूँ। एक किस्सा जो मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि पिछले एपिसोड में मैंने वादा किया था कि मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। एक जगह मैंने आपसे कहा था कि अचानक गुराई बीच पे एक हादसा हो गया हमारी यूनिट के साथ। तो हुआ ये था कि गुराई बीच पे गाड़ियाँ अलाउड हैं, तो हमारी कार्स भी वहीं पार्क थी। तो हम वहाँ कुछ शूट कर रहे थे और मछुआरों ने कहा कि आप यहाँ शूट मत कीजिए क्योंकि हाई टाइड आने वाला है। मुझे लगा कि शायद उन्हें हमारा वहाँ शूट करना पसंद नहीं आ रहा क्योंकि उनकी बस्तियाँ भी आसपास ही थी। तो मैंने इस बात को ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं, शूट करते रहे हम लोग। और अचानक मैंने समुद्र की तरफ मुड़ के देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाई टाइड तो आ रहा है और पानी धीरे धीरे बीच की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इतना धीरे बढ़ रहा था कि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं थी। हम लोग फिर अपना काम करने लगे। शायद 5 मिनट बाद मैंने वापस पलट के देखा
तो वो पानी हमारे अंदाजे से ज़्यादा जल्दी पास आ चुका था। मुझे लगा कि मैं हड़कंप मचा के ये बात कहूँगा तो पैनिक हो जाएंगी सारी यूनिट, इसलिए मैंने बहुत कैजुअली कहा कि ऐसा करते हैं यार, हम बस वाइंड अप करते हैं, पैकअप करते हैं और इक्विपमेंट्स गाड़ी में रखो सब। आई कुड सेंस कि मैंने अभी जितना लेवल देखा था पानी का उससे बहुत ज़्यादा हो गया है, और इससे पहले कि हम लोग अपने कैमरे गाड़ी में रख पाते हमारे गाड़ी के टायर आधे डूब चुके थे। हम जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठे, हमारा मेकअप आर्टिस्ट था जतिन, वो बबीता की गाड़ी चला रहा था, तो वो जैसे ही वहाँ से निकलने को हुआ अचानक उसके टायर्स मिट्टी में धंस गए। लेवल पहले ही वहाँ आ चुका था कि हमारे घुटने तक पानी था, और ऐसे में जब आपकी गाड़ी के टायर वहीं ग्रूव में घूमने लग जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कैसा फील होता है। इससे पहले ऐसी सिचुएशन मैंने तो कभी देखी नहीं थी। देखते ही देखते हमारी गाड़ी आधी पानी में थी और हम लोग लिटरली पानी में घुस घुस कर उसके टायर्स के नीचे पत्थर लगा रहे थे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। गाड़ी और ज़्यादा फंसती जा रही थी और पानी बढ़ता जा रहा था, हमारे अंदाजे से बहुत ज़्यादा। मुझे कुछ नहीं सूझा, अगर मैं इसको शॉर्टकट करूं इस कहानी को, तो फिर मुझे लगा कि मुझे इर्द गिर्द खड़े लोगों को ही कन्विंस करना पड़ेगा कि वो हमारी हेल्प करें। कुछ मछुआरे खड़े हुए थे, कुछ लवर्स बैठे हुए थे रॉक्स पे। मुझे लिटरली बड़ी फिल्मी स्पीच देनी पड़ी नाना पाटेकर वाली। तुम्हारी ये नामर्दानगी, बुज़दिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। तो मैं खड़े हुए मछुआरों पे और लवर्स पे इतना चिल्लाया कि तुम लोग देख रहे हो कि लोग मुसीबत में हैं यार, गाड़ी के टायर फंस चुके हैं, तुम तक रहे हो, तमाशा देख रहे हो, इंसानियत है ये, मर जाएंगे सारे लोग। एंड इट वर्कड। सारे लोग, वो जो गर्लफ्रेंड्स थी वो अपने बॉयफ्रेंड्स को कहने लग गई कि जाओ ना, जाओ हेल्प कर दो, तुम भी हेल्प कर दो। ऐसे करके 9-10 लोग इकट्ठे हुए हमारी यूनिट के साथ। हम लोगों ने वो गाड़ी उठाई उस जगह से और ग्रूव से बाहर निकाल कर समुद्र में जो पत्थर पड़े हुए होते हैं बीच पे, उसमें फंसा दी एक तरह से, वहाँ रख दी उसे जाके, क्योंकि रियलाइज़ हुआ मुझे कि कम से कम ये पीछे नहीं आएगी फ्लो के साथ अगर पत्थरों में अटक गई तो। और फिर धीरे धीरे हमने उसको सड़क की तरफ बढ़ाना शुरू किया। तो पत्थर बहुत थे, तो फिर एक नया काम शुरू हुआ कि जब कमर तक पानी आ गया तो उसमें घुस घुस के हम पत्थर हटा रहे थे टायर के आगे से ताकि वो जा सके। ऐसे करके हम फॉर्चुनेटली किसी तरह से सड़क तक पहुंच गए। आप समझ सकते हैं कि क्या सिचुएशन रही होगी कि जिसकी गाड़ी थी बबीता की, उसने भी ये कह दिया कि इसे छोड़ो वहीं, तुम लोग निकलो बाहर। और उस गाड़ी में संगीत के जो मेरा दोस्त था उसके सारे कैमरे और लेंसेज पड़े हुए थे। तो मैं सिर्फ इसलिए कोशिश करता रहा क्योंकि मुझे ये गिल्ट हुई कि ये लोग मेरी वजह से यहाँ आए हैं और आज मेरी वजह से इन लोगों के लाखों का नुकसान हो जाएगा। फॉर्चुनेटली हादसा ज़रूर हुआ हमारे साथ, लेकिन किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। पुलिस भी आ गई थी तो उनके भी सवाल जवाब हुए कुछ। लेकिन जो सबसे खौफनाक नज़ारा उसके बाद हुआ वो ये कि जब हम लौटने लगे बीच से, तो जिस सड़क से हम लौट रहे थे वो हमें पीछे दिख रही थी और वो हमारे ही पीछे देखते ही देखते पानी में डूब गई। हम बाल बाल बचे। इट वॉज अ हॉरिफाइंग इंसिडेंट। और उस इंसिडेंट के बाद मैंने डिसीजन ले लिया कि मुझे यहाँ का शेड्यूल कैंसिल करना पड़ेगा। बहुत तकलीफ हो रही थी शूट करने में। मैंने सब दोस्तों से विदा ली और मैं राजस्थान आ गया, जयपुर, ये सोच के कि शायद यहाँ बारिश कम होगी। बारिश यहाँ भी कम नहीं थी और ऊपर से प्रॉब्लम ये थी कि ना क्रू था मेरे पास और ना ही इक्विपमेंट्स थे उतने। लेकिन फिर इस गाने की बनाने की कहानी इसीलिए इतनी खूबसूरत है कि फिर यहीं क्रू बनाया, यहीं के बच्चों के साथ क्रू बनाया। बलजीत, ऋषभ, स्वप्निल, सब लोगों ने बहुत हेल्प की हमारी गाना बनाने में। क्रू में बहुत नए लोग थे तो इसलिए कई बार ये भी होता था कि उनसे कोई गलती हो जाती थी, कैमरा की कोई सेटिंग चेंज हो जाती थी, पूरे दिन की शूटिंग ख़राब हो जाया करती थी। सुबह सुबह जाके किसी ढाबे पे पहले सब लोग आलू के पराठे खाते थे, फिर पहाड़ पे चढ़ जाया करते थे। शॉट्स 2-2 सेकंड के हैं गाने में, लेकिन हमें उन्हें शूट करने में 3-3, 4-4 घंटे लगे। जयपुर में भी हालात यही थे कि हमने हमारे कैमरा को समझ लीजिए ऑप्टिमम सेटिंग्स पे रख रखा था। लाइट ही नहीं थी। जिस ISO के बाद ग्रेन्स आने लग जाते हैं ना फुटेज में, पूरा गाना वहाँ शूट हुआ है। तो इसलिए जितना कुछ भी आपको दिखता है, अगर आप उसके ओरिजिनल रशेस देखेंगे तो उसमें से इतने शॉट्स तो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल अंधेरे में शूट हुए हैं।
लेकिन ये ज़िद अल्टीमेटली पूरी हुई और इसमें बहुत योगदान है शिल्पा का। तो आई थैंक हर फॉर सपोर्टिंग मी सो मच। आई कीप थैंकिंग दिस सॉन्ग फॉर टीचिंग मी सो मच इन फिल्म मेकिंग एंड इन लाइफ एज वेल। एंड आई थैंक ऑल दोज पीपल फ्रॉम मुंबई टू जयपुर जिन्होंने मुझे इतनी हेल्प की है इस गाने को बनाने में। एक बच्चे का वो सपना जो अधूरा रह गया था वो अब जाके पूरा हुआ और उसमें बहुत लोगों का योगदान रहा है। तो मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आई होप आप लोगों को मेकिंग पसंद आई होगी इस गाने की और मैंने अपना वादा पूरा किया। फिर मिलते हैं दर्शन दवे फिल्म्स एंड म्यूज़िक चैनल के अगले वीडियो में। देखते रहिए। बाय बाय।